राम राम सभी को। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि हमेशा ही हम इंफॉर्मेशनल वीडियो डालते हैं, एंटरटेनमेंट से रिलेटेड वीडियो डालते हैं, व्लॉग डालते हैं, तो इसी कड़ी में एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं हम, ताकि हमारे जो विश्वविद्यालय के छात्र हैं उनका हम ज्ञान वर्धन कर सकें। इसमें हम क्या करेंगे कि हर वीक में या फिर 10 या 15 दिन में एक प्रोफेसर के साथ या कोई भी बुद्धिजीवी है उनको साथ में लेके उनके साथ एक बातचीत करेंगे, हेल्दी टॉक करेंगे किसी भी मुद्दे को लेकर, किसी टॉपिक को लेकर। उसी कड़ी में आज हमारे साथ हैं मिस्टर बलविंदर जी। इनका मैं छोटा सा परिचय दे देता हूँ। मिस्टर बलविंदर जी, आप प्रबंधक हैं कर्नाटका बैंक में और आप अपने लेक्चर देने जाते हैं छात्रों के बीच में, मोटिवेशनल बातें बताते हैं छात्रों को। तो उसी से रिलेटेड आज एक अहम मुद्दे पर हम बलविंदर जी से बात करेंगे। बलविंदर जी, स्वागत है हमारे चैनल पर आपका। धन्यवाद अशोक भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो टॉपिक जो है वो ये है कि छात्र जो हैं, स्टूडेंट्स हैं, जो छात्रों का योगदान समाज में बहुत होता है, क्योंकि पढ़ के समाज में जाना होता है, समाज में ही योगदान देंगे वो अपना। तो उसमें एक अहम मुद्दा आज के टाइम में जो चला वह पंचायत के जो इलेक्शंस हैं, हमारी पंचायतें कैसी हों उससे रिलेटेड। तो वो जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे टॉपिक उनके क्लियर नहीं होते पंचायतों को लेके बहुत सारी टर्म उनकी क्लियर नहीं होती कि कैसी पंचायतें होनी चाहिए। कई रूल्स नहीं पता होते उनको, क्योंकि मेरे ख्याल से छात्रों को ये बातें पता होनी चाहिए, क्योंकि वो जाके अपने वोट भी करेंगे, वो जाके अपने घर पर जाएंगे, आस पड़ोस में बताएंगे कि ये चीज़ है पंचायत में, ये मुद्दे उठने चाहिए, ये चीज़ें उठनी चाहिए। तो उसी मुद्दे को लेकर हम एक डिटेल बातचीत करने जा रहे हैं। आप धैर्य बनाए रखिएगा, वीडियो लंबी जाएगी, जिसके बीच में चाय वाय पीनी है पॉज करके पी लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये कंसेप्ट के ऊपर हम बात कर रहे हैं। सॉरी, माइक गिर गया था। तो बलविंदर जी, सबसे पहले पंचायत की हिस्ट्री के बारे में बात कर लेते हैं अपन, ठीक है। वैसे आज हमने ये खटके बांध रखे हैं क्योंकि यूनिवर्सिटी में रत्नावली का महोत्सव, तो उस महोत्सव में जो रंग है उस रंग में हम भी रंग चुके हैं। तो उसी शुरुआत करते हैं। तो पंचायत की हिस्ट्री के बारे में आप थोड़ा सा छात्रों को बताइए। जी, धन्यवाद अशोक भाई, पहले तो बहुत बहुत आपका। अब हम सीधे मुद्दे की बात करते हैं। और जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस है, अगर हम इनकी पूरी हिस्ट्री की बात करें तो ये वैदिक टाइम से चला हुआ इशू है। मतलब पुराने समय में जब कोई, मतलब ये उस टाइम तो कोई सरकारें नहीं होती थी, राजा महाराजाओं का वही था, राज था, उस समय से ही चला रहा है। उस समय से ही चला रहा है। इसका मतलब जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस है, इसका मतलब होता है लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडी। जो आदमी, हम 4, 5, 10 आदमी कहीं भी किसी भी लोकेलिटी में रह रहे हैं, तो हम अपने आप को किस तरह से मैनेज करेंगे, किस तरह से गवर्न करेंगे। देसी भाषा में कहना तो मतलब अपना आस पड़ोस में, गांव में या किसी भी कम्युनिटी में कुछ बंदे मिलकर आप अपनी ही एक तरीके से सरकार बनाएं, है ना, लोगों के मुद्दे सोल्व करें। और चाय आ चुकी बीच में, ये हमारे यहाँ इसका चैनल का ये खास बात है, चाय बीच में ही दे देती। तो हिस्ट्री के बारे में बात करें। तो जैसा कि मैंने बताया कि ये वैदिक काल से ये कंसेप्ट आया हुआ है, जो लोकल गवर्नेंस का कंसेप्ट है। उसके बाद ये जब इसको देश आज़ाद हुआ, देश आज़ाद होने से पहले भी पंचायतें थी। लॉर्ड रिपन के टाइम पे भी पंचायतें थी। उनका एक स्ट्रक्चर होता था पंचायतों का, जो लोकल बॉडी है। कोई भी, अगर हम एक एग्जांपल के तौर पे बात करें कि दिल्ली जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट अपने कोई विकास कार्य करवाएगी, कोई डेवलपमेंट एजेंडा उसका है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट कहाँ है? दिल्ली में भी नहीं, दिल्ली में क्योंकि दिल्ली सरकार है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो सेंटर वो है कहाँ, जोग्राफिकली कहाँ लोकेटेड है वो? जोग्राफिकली तो वो, अगर आप नॉर्थ ब्लॉक या साउथ ब्लॉक की बिल्डिंग्स में बात करें, प्रधानमंत्री कार्यालय में बात करें, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट तो हर जगह है। हाँ बिल्कुल, सेंट्रल गवर्नमेंट हर जगह है। तो वो जो उसको जोग्राफिकल रीच चाहिए अपने काम को करने के लिए, वो जोग्राफिकल रीच हमारे उनको पूरा डिवाइड कर दिया गया है। तो उसकी जो सबसे छोटी कड़ी है वो है ग्राम पंचायत। कहने का मतलब डिसेंट्रलाइजेशन एक टर्म है, वो बना दी। जी। तो लॉर्ड रिपन का जो कंसेप्ट था वो धीरे धीरे 1947 में या 48 के आसपास बिहार ने अपना एक एक्ट पास कर दिया था। अच्छा, ये आज़ादी से पहले की बात आप जो बता रहे हैं कि उस समय मतलब अंग्रेजों ने ये एक एक्ट पारित किया था। जी, उस टाइम पे भी ये सिस्टम था। फिर जब जैसे ही देश आज़ाद हुआ तो जो फर्स्ट कैबिनेट थी हमारी, तो उन्होंने सोचा कि भई अब कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत कुछ चीज़ें चलानी होती थी कि भी जो विकास कार्य है वो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम के नाम से वो कार्य चले। लेकिन उन चीज़ों को धरातल पे किस तरह से ऑडिट की जाए उसकी, या वो जो काम है जो दिल्ली से चल के आ रहा था वो गांव में हो रहा है कि नहीं हो रहा है,
तो उस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए कोई तो एजेंसी होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो एजेंसी सबसे बड़ी एजेंसी होती है, जो लोकल एजेंसी होती है, जो साथ में उनके रहे, भी ये काम मैंने कराया है, ये सड़क मैंने बनवा दिया, इसको चेक करने के लिए वही लोग हैं जो इसके सामने रह रहे हैं या इसके पीछे रह रहे हैं, तो वो दे आर द बेस्ट पीपल फॉर दैट। तो उस हिसाब से ये धीरे धीरे कंसेप्ट आया। तो 1952 में पहली जो पंचायत राज सिस्टम था वो आई थिंक राजस्थान में लागू हुआ था। अच्छा, जो आज़ादी से पहले के थे क्या उनको अबोलिश कर दिया गया था फिर, जो जितने एक्ट थे? हाँ, वो फिर इसको फिर सवाल आया कि भाई पंचायतें सेल्फ गवर्न करेंगी। आपने महात्मा गांधी जी को भी के कोट्स भी देखे होंगे, उन्होंने कहा था ग्राम स्वराज्य। हाँ बिल्कुल, वही ग्राम गांव में अगर राज होगा तो वही असली राज है जी, अपना सेल्फ गवर्नेंस। क्योंकि पहले अगर हम बात करें कि जो पहले डिक्टेटरशिप होती थी, फिर राजा महाराजा, फिर कुछ का रूल, फिर धीरे धीरे आकर के ये डेमोक्रेसी सेट ऑफ गवर्नेंस इस्टेब्लिश हुआ था। तो जब ये डेमोक्रेटिक सेट ऑफ गवर्नेंस, उसके ये डेमोक्रेसी इज़ नॉट द लास्ट थिंग। डेमोक्रेटिक जो फॉर्म ऑफ गवर्नेंस है वो भी कोई आखिरी चीज़ नहीं है। हाँ, उससे भी लोग संतुष्ट नहीं है बलविंदर जी, कहने का मतलब यहाँ भी डेमोक्रेसी है, कुछ लोग यहाँ भी संतुष्ट नहीं है। जी। तो उससे भी आगे का एक कंसेप्ट होता है कि वो सेल्फ गवर्नेंस का, जहाँ पे कोई गवर्नमेंट भी ना रहे, तो हम खुद ही मैनेज कर लेंगे। तो वो उस तरह की आइडिया को फॉर्म करते हुए तो गांधी जी ने भी सुझाव दिए थे कि जो ग्राम स्वराज होना चाहिए, स्वराज, खुद का स्वयं का राज्य, वो सेल्फ गवर्नेंस काउंसिल, सेल्फ गवर्नेंस बॉडी। तो आप कह रहे हैं कि मतलब ये 1952 में ये एक्ट बना? नहीं, एक्ट नहीं बना जी। 1952 में पहली राजस्थान सरकार ने पहला एक इंस्टीट्यूशन टाइप का स्थापित किया था आज़ादी के बाद। लेकिन फिर धीरे धीरे इनको पूरे इंडिया में ये पूरा जो प्रारूप था ये समारूप नहीं था, किसी का अपना कुछ था, किसी का कोई चेंज था। तो उनको में एक रूपता लेके आने के लिए मतलब मैं रोकना चाहूँगा, मतलब पंचायतें तो पूरे देश में चल रही थी जी। उसमें भी, लेकिन उनका एक तरीके से एक स्ट्रक्चर नहीं था। हाँ, सेम स्ट्रक्चर पूरे देश में पंचायत का हो। ठीक है, वही कह रहे हैं ना आप? जी, वो कोई प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं था। उसके बाद बलवंत राय मेहता जी थे हमारे, जो एमपी हैं, एमपी थे उस टाइम पे, उन्होंने कमेटी बनाई, उन्होंने स्टडी करी, उन्होंने फिर सजेशन दिया कि आप इसको कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेट करो जी। ठीक है, मतलब इसको संवैधानिक रूप दिया जाए। तो जो गांव का सरपंच है वो एक संवैधानिक पोस्ट है। वो कहने का मतलब वो एक कह लीजिए सेवक है जी। उसको अपन कानूनी भाषा में बोले तो वो एक जनता का सेवक है, जो जिसके पास भी संवैधानिक पद है वो जनता का सेवक होता है। मतलब उसकी जो पावर्स आ रही हैं वो संविधान से आ रही हैं, गांव के सरपंच की। और जो चीफ मिनिस्टर की पावर आ रही है वो भी संविधान से आ रही है, और जो प्राइम मिनिस्टर की पावर आ रही है वो भी संविधान से आ रही है। तो ये इतना इम्पोर्टेंट, इसको हमने 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया सरकार ने उस टाइम पे, और सभी जो भारत देश के जो भी विभिन्न राज्य थे उन सबको एक तरह का आगाह किया गया कि आप लोग इसके बेसिस पे जो हमने अमेंडमेंट करी है, आप अपने लोकल लेवल पे आप अपने एक्ट बनाइए। तो 93-94 में जो अपना हरियाणा ने पंचायती राज कानून लेके आए थे वो 1994 का है। 1992 में पार्लियामेंट ने पास करा 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। फिर इन्होंने 1994 में हरियाणा में आ गया था। उसकी छोटी मोटी टेक्निकलिटीज़ थी कि 2 मिलियन लोग से ज़्यादा का स्टेट्स हैं, उसमें मिजोरम, उस टाइम पे मिजोरम, नागालैंड 1-2 वो स्टेट नहीं थे, वो बाकी सब स्टेटों ने इसको ऑटोमेटिकली इम्प्लीमेंट कर दिया। ये हुई हिस्ट्री छोटी सी बलविंदर जी, हम ज़्यादा एक्ट में जाएंगे क्योंकि एक्ट बहुत बड़ा है, वो आप पढ़ लीजिएगा, आपको गूगल पे मिल सकता है, हर जगह मिल सकता है, किताबें भी हैं उसकी। बलविंदर जी, जैसा कि हम जितनी भी पंचायती राज की हिस्ट्री हमने डिस्कस करी, आपने बड़े अच्छे से समझाया। अब हम बात कर लेते हैं हरियाणा की, क्योंकि हम हरियाणा में से बिलोंग करते हैं, हरियाणा में इस टाइम बैठे हैं, तो हरियाणा को सेंटर में रख के बातचीत करेंगे। हरियाणा में पंचायती राज का इतिहास क्या है, कब यहाँ पर वो एक्ट आया और क्या प्रोसीजर है, हम डिस्कस करेंगे डिटेल में सारी चीज़ें। पहले थोड़ा सा हिस्ट्री उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसा कि हम डिस्कशन कर रहे थे कि जो पूरा जो ये पंचायती राज सिस्टम है, जो ये बलवंत राय मेहता जी जो हमारे एमपी हुआ करते थे उस टाइम के, तो उनकी एक रिकमेंडेशन के बेसिस पे इसको संवैधानिक प्रारूप दिया गया है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस में इसको डाल दिया गया है। तो उससे क्या होगा कि इस इंस्टीट्यूशन को एक स्ट्रीमलाइन कर दिया जाएगा और स्ट्रेंथन कर दिया जाएगा और अकाउंटेबल कर दिया जाएगा। तो उनके मार्गदर्शन में एक कमेटी फॉर्म हुई, बलवंत राय मेहता कमेटी। उनकी रिकमेंडेशन पे पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को स्थापित करने के लिए पूरे कंट्री में 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया 1992 में।
तो 1993 तक पास हुआ और प्रेसिडेंट साहब के साइन हुए, उसके बाद वो फर्दर इंडिविजुअल स्टेट्स ने अपना लिया गया। तो हरियाणा ने जो अपना पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस का जो एक्ट है वो पास किया, उसको बोलते हैं 1994 हरियाणा पंचायती राज इंस्टीट्यूशन एक्ट 1994। उसके तहत उन्होंने बताया कि हमारा जो प्रारूप होगा हरियाणा का में जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस का एक जो स्वरूप है वो इस तरह से है कि ये 3 टायर सिस्टम पे काम करता है। मतलब त्रिस्तरीय बोल सकते हैं, 3 स्तरीय जो स्ट्रक्चर है इसका। पहला है विलेज लेवल पे, गांव के लेवल पे ग्राम पंचायत। दूसरा है ब्लॉक लेवल पे, जिसको पंचायत समिति बोलते हैं या ब्लॉक समिति भी बोल देते हैं। तीसरा है ये जिला डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जिला परिषद। बलविंदर जी, बड़ी आपने मतलब अच्छी चीज़ बताई है, बहुत से लोगों को नहीं पता होता। सुनते हम डेली हैं, किसी न्यूज़पेपर में सुन रहे हैं, किसी न्यूज़ में सुन रहे हैं, या आसपास डिस्कशन हो रहा है कि ये ब्लॉक समिति का वो बन गया, प्रधान बन गया, देसी भाषा में ये बोला वो जिला समिति का चुनाव लड़ रहा है, लेकिन फिर भी कंसेप्ट क्लियर नहीं होता कईयों का कि भाई ये ब्लॉक समिति क्या है, जिला समिति क्या है, पंचायत, ये इसका थोड़ा सा डिफरेंशिएट करके बताएंगे, पर डिटेल में चलेंगे। जी। जो हमारा पूरा जो स्ट्रक्चर है सर, गवर्निंग जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है वो शुरू होता है गांव से। तो जो एक विलेज लेवल पे जो पहली फॉर्म ऑफ गवर्नेंस मतलब है, हम बिल्कुल निचले स्तर से शुरुआत करते हैं, एक तरीके से चीज़ें समझ में आएगी चढ़ते क्रम में। तो वहाँ पे एक सर्टेन वोट्स बोल दिए जाते हैं कि भाई उतने एरिया में जो है वो गांव में पंचायती राज सिस्टम होगा। तो वहाँ पर ग्राम पंचायत चुनेंगे, उसके थ्रू पंच चुने जाएंगे और सरपंच पद के लिए मतदान किया जाएगा, उन सरपंच पद को चुना जाएगा। उसके बाद तकरीबन 4000 वोटर्स के ऊपर 4000 वोटर्स तक एक ब्लॉक बना दिया गया हमने, उसमें मतलब ब्लॉक समिति का मेंबर मिनिमम क्वालिफिकेशन है ब्लॉक, एक ब्लॉक बनने की, के लिए मतलब 4000 मिनिमम वोट होने चाहिए। कुछ जैसे मैं एग्जांपल ले लूँ कि 4-5 गांव हैं, 700-800 हज़ार या इतने वोट हैं सब गांव में, तो मिलकर 4000 से ऊपर हो गए तो वो एक ब्लॉक कहलाएगा। जी। उसी तरह से पूरे डिस्ट्रिक्ट को वार्ड्स में बांट दिया जाएगा, वहाँ से जिला परिषद के मेंबर चुनेंगे, वो चेयरमैन चुनेंगे बाद में आगे। जी, मेयर भी बोल देते हैं डिस्ट्रिक्ट का। मेयर जो वर्ड है वो है जब आप वो परिषद का है, डेवलपमेंट बॉडी, हाँ वो आप अर्बन डेवलपमेंट बॉडी का स्ट्रक्चर है वो अलग है इससे। ये पंचायती राज में 3 स्तरीय होगा। तो इनका जो काम होगा वो गांव के लेवल पे गांव पंचायत को देखना है, ब्लॉक के लेवल पे कुछ 2 गांव की कोई कॉमन ड्रेनेज सिस्टम निकालना है, तो उसमें उसका समन्वय बनाने के लिए ब्लॉक समिति के मेंबर। मतलब कहने का मतलब ब्लॉक का ये काम होगा कि 4-5 गाँव की जो एक कॉमन कोई प्रॉब्लम है, कॉमन कोई चीज़ बनानी है, जैसे आपने ही बताया कोई छोटी नहर निकालनी है, ड्रेन निकालनी है, कोई सड़क निकालनी है, उसमें गाँव के आपस में बनती नहीं है, कोई समस्या है, तो उसको सोल्व ब्लॉक लेवल पे किया जाएगा। और फिर थर्ड जो पॉइंट है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है, जिला परिषद जिसको बोला जाता है हमारे आम भाषा में, वो जिला परिषद लेवल के पे वहाँ से किया जाता है। और उसके अंदर क्या है कि फिर इसको जो इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण टर्म आती है ग्राम सभा। जी, ये मैं मतलब ये मुझे भी इसके बारे में जानने की बड़ी इच्छा है कि ग्राम सभा मैंने बहुत बार सुना, ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, आप लोगों ने भी सुना होगा, कुछ को पता भी होगा, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन बहुत से लोगों को नहीं पता होता। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, जब भी हम बात करते हैं आपस में संवाद करते हैं छात्रों के साथ, सुनते हैं हम डेली कि ये ग्राम सभा का ये ग्राम पंचायत है, जो भी उनके बारे में सुनने, तो इसके बारे में डिफ्रेंशिएट कई बार नहीं कर पाते, तो वो आप सही है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो जो हरियाणा पंचायती राज एक्ट है उसमें ग्राम सभा को बोला गया, और इवन रादर फॉर द पूरे देश के लिए ग्राम सभा इज़ द सोल ऑफ द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। मतलब ये कहने की आत्मा है पूरे एक गांव की, कह लीजिए पूरे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन स्ट्रक्चर की। अच्छा, स्ट्रक्चर की ग्राम सभा। जी। ग्राम सभा आप जैसी टर्म सुनी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बॉडी है, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। ग्राम सभा में बेसिकली पूरे जो अडल्ट वोटर्स हैं वो उसके मेंबर होते हैं, पूरा गांव जो और वहाँ पे जो रह रहा है वो उसका मेंबर होता है। और ग्राम सभा को पावर होती है कि पूरी पंचायत को वो निर्देश कर सके, जो उसका एजेंडा है पंचायत का वो ग्राम सभा तय करती है। अगर मैं देसी भाषा में कहूँ तो एक तरीके की सलाह दे हुए है जी, जो ग्राम पंचायत है उसमें। जी, ठीक है, यही मेरे ख्याल से ऐसे ही समझेंगे लोग। इनकी मीटिंग्स होती है जो कानून के हिसाब से कि भी मिनिमम 6 मीटिंग होनी है, मिनिमम 4 मीटिंग होनी है, मिनिमम 2 मीटिंग होनी है, तो वो टाइम टू टाइम वो चेंज होती रहती है। कि उसमें ग्राम सभा, इसको बेसिकली बोला जाता है कि ये ग्राम सभा का जो फैसला है ना, वो ग्राम सभा को छोड़ के कोई भी उसको नलीफाई नहीं कर सकता, इतनी बड़ी पावरफुल बॉडी। मतलब ये वाकई में पावरफुल बॉडी, जिस तरीके से आपने बताया कि ये परमानेंट बॉडी है। ग्राम पंचायत चेंज होती रहती है हर 5 साल बाद, ये चेंज नहीं होती। 5 साल में इलेक्शन होगा
तो वो तो चेंज हो जाएगी, लेकिन ग्राम सभा निरंतर ये चलती रहेगी। परमानेंट बॉडी है ये। इसमें क्या होता है कि जैसे ग्राम सभा बैठेगी, सामने ग्राम पंचायत के जो मेंबर बैठेंगे वो बैठेंगे और वो एक एजेंडा तय कर देंगे कि इस बार हमने गांव में 10,000 पेड़ लगाने हैं। ठीक है। तो वो 10,000 पेड़ कौन से हैं, नीम के हैं, आम के, अमरूद के हैं, वो एग्जीक्यूटिव पावर ग्राम पंचायत के पास है। कहाँ उनको खुदवाना है, जेसीबी मंगवानी है, ये सारी टेक्निकल चीज़ें मतलब वो एग्जीक्यूटिव बॉडी एक तरीके से ग्राम पंचायत करेगी। ग्राम सभा बता देगी हमें तो भाई गांव हरा भरा करना है, इतने पेड़ लगाने हैं। जी जी जी। ग्राम सभा डिसाइड करेगी कि अपने को इस बार कितना खर्चा किस जगह पे करना है। गांव में लाइब्रेरी बनवानी है, हाँ। कितनी बुक्स की है, क्या हमें मिनिमम 5 लाख रुपए खर्च करने हैं। तो वो जो एग्जीक्यूशन लेवल है वो पंचायत का काम है। फिर वो काम होने के बाद ग्राम सभा उसको सोशल ऑडिट करेगी, जिसको सोशल ऑडिट टर्म आप सुनते हैं। एक तरीके से जो बुद्धिजीवी लोग हैं वो जाकर देखेंगे कि भाई काम सही होया क्या नहीं होया, है ना। ये चीज़ हम जाकर देखा भाई जो लाइब्रेरी बनाई है भाई उसमें पंखे लाग रहे हैं कि नहीं लाग रहे, छोरियाँ की बैठने की सुविधा है कि नहीं है, छोरा की सुविधा है कि नहीं है। देसी भाषा में यह ऑडिट सबसे महत्वपूर्ण तो यह ऑडिट हुआ है। सबसे महत्वपूर्ण ऑडिट ये है, आप ग्राम पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को इस तरह से भी समझ सकते हो कि जो लेवल प्राइमरी एजुकेशन का हमारी ज़िंदगी में है, जिस बच्चे की 1ली से 5वीं तक की प्राइमरी एजुकेशन ख़राब होगी वो उसकी फ्यूचर हायर एजुकेशन पे इम्पैक्ट आएगा ही आएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर पंचायती राज में हम बात करें ग्राम सभा और ग्राम पंचायत की, अगर ये चीज़ें ये अच्छे से काम नहीं कर रही है, ये अच्छे से हम चुनेंगे नहीं, अच्छे से ये स्ट्रक्चर नहीं बनेगा तो पूरा देश में, कहने का मतलब एक जो पूरे देश का स्ट्रक्चर है वो चुनावों का हो या फिर सरकार चुनने का वो ख़राब हो जाएगा, क्योंकि ये बेस है, कहने का मतलब न्यू है। आप लोग गूगल भी कर सकते हैं और आप लोग इसको, मेरी जो स्टेटमेंट्स हैं उनको वेरीफाई भी करिए। हिवरे बाज़ार एक गांव है महाराष्ट्र में, हिवरे बाज़ार, उसमें पोपट राव जी को सरपंच चुना था बहुत साल पहले। वो एक लड़का था, उस गांव के लोग वहाँ से चले गए थे, मतलब एक तरह का माइग्रेशन होना शुरू हो गया था, कोई वहाँ रहना नहीं चाहता था, सूखा पड़ गया था। उस बंदे ने सरपंच बनने के बाद उस पूरी गांव को, जो जिस तरह से जो ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं, भाई आप आइए, आप सोशल ऑडिट कीजिए काम का, ये पैसा यहाँ आएगा, यहाँ लगेंगे। आज उस गांव में रिवर्स माइग्रेशन हो गया। जो उस गांव का लोग पहले कहीं और जाते थे, पर कैपिटा इनकम उस एरिया की सबसे ज़्यादा उस गाँव की। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी हमारे पंच सरपंच होते हैं, अगर वो अच्छे से काम करें, अपना गाँव समझ के कि ये मेरी ही घर है और अच्छे से लोगों के साथ कॉम्बिनेशन बना के अगर काम करें तो पूरे देश में ही विकास होगा, है ना। एक छोटी सी बॉडी। और ग्राम सभा के बारे में ये के कुछ प्रोविजंस हैं कि ग्राम सभा की जो मीटिंग्स हैं वो ओपन में होंगी, पब्लिक में होंगी। मतलब ये उसमें कोई इंटरफियर, मतलब ये कोई सवाल उठा ही नहीं सकता उस पर कि भाई ग्राम सभा के कुछ लोग बायस हो गए या कुछ और हो गए, क्योंकि ओपन हो गई। और अगर वो मीटिंग्स हैं वो अगर किसी कहीं बंद कमरे में नहीं हो सकती, अगर किसी बिल्डिंग में, स्कूल में हो सकती है, चौपाल में हो सकती है, चौपाल में अगर हो रही है वो, तो वो उसके दरवाजे ओपन हो और किसी भी तरह की एंट्री की रेस्ट्रिक्शन नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जब जैसा कि बलविंदर भाई जी ने बताया कि ग्राम सभा में गांव के अडल्ट लोग होते हैं, वोटर्स होते हैं, तो वो कोई भी आ सकता है उसमें, तो बंद तो करने का सवाल ही पैदा नहीं। जी जी जी। तो वो एजेंडा, अब वो ये है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न। अब हमको देखना है कि वो धरातल पे किस तरह से लागू हो रहे हैं, नहीं हो रहे। और वहाँ पे सामने बैठता है सेक्रेटरी, ग्राम सचिव। ग्राम सचिव जो है वो ग्राम सभा से तो बहुत, मतलब उसका जो लेवल है वो बहुत नीचे, मतलब नीचे का तो नहीं, मतलब एक सेकेंडरी लेवल है। ग्राम पंचायत के भी बाद का है। ग्राम सभा की बात सुनेगा, उसको रिकॉर्ड करना उसका काम है, अकाउंट्स को मेंटेन करना उनका काम है। और ग्राम पंचायत की जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है वो बोलेगी कि इसको थोड़ा सा इस तरह से रेजोल्यूशन पास कर देंगे, इसको थोड़ा सा घुमा के पास कर देंगे। वो उनकी इंस्ट्रक्शन पे काम करना उनका काम है। कहने का मतलब ग्राम सचिव एक टेक्निकल बंदा है ग्राम पंचायत के अंदर, जो कि सारी चीज़ें रिकॉर्ड रखेगा। एक तरीके से कोई डॉक्यूमेंट्स है, कागजी कार्य जितना भी है वो कोई कोर्ट में लेके जाना है या फिर जिला समिति में, ब्लॉक समिति में प्रेजेंट करना है, तो वो टेक्निकल काम सारा ग्राम सचिव करेगा। जो आज रेजोल्यूशन ग्राम सभा और ग्राम पंचायत ने पास कर दिया, उस रेजोल्यूशन को बना के डॉक्यूमेंटेड करके डॉक्यूमेंट कर देगा वो डॉक्यूमेंट्स को। उसके बाद वो BDPO को पास ऑन कर देगा, जो ब्लॉक डेवलपमेंट एंड पंचायत ऑफिसर है। वहाँ से वो फर्दर फाइल ऊपर जाएगी, वहाँ से सैंक्शंस होके, ग्रांट होके। फिर मेरा बेसिक सा क्वेश्चन है, ये जो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर आपने बताया, ये किस तरह के होते हैं? वैसे ये बीच में एक छोटा सा क्वेश्चन है।
ये इसमें रैंक तो ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा वो इनका बड़ा नहीं होता, मतलब ये एक तरह से एक हमारा सेक्शन ऑफिसर टाइप जो अच्छा, हाँ ठीक है, अंडरस्टूड अंडरस्टूड। उस तरह के होते हैं। उनके बाद फिर इनकी फर्दर डिविजनिंग होती है कि ये तहसील में बैठते हैं, तहसीलदार उनके बॉस होते हैं, मतलब ऐसे पूरा स्ट्रक्चर है जो अपना जो ऐसी जो मिनी सेक्रेटरीट का जो स्ट्रक्चर है वही ये फॉलो करना पड़ेगा। हम ग्राम सभा और ग्राम पंचायत की बात करें। लेकिन कई बार ऐसी अनवांटेड सी न्यूज़ आती हैं कि भाई उस फलानी पंचायत को तो वहाँ का सेक्रेटरी चला रहा है या कुछ ऐसे चला रहे हैं, हाँ। जबकि वो सबॉर्डिनेट है, वो सबॉर्डिनेट है, वो तो पंचायत की जो एग्जीक्यूटिव बॉडी उसकी बात मानने को उसका कहने का मतलब ये कह लीजिए उसकी ड्यूटी है जी, वो ड्यूटी बाउंड है जो उन्होंने फैसला कर दिया उसके ऊपर चलने के लिए। उसके बाद फर्दर वो अपनी एक एग्जीक्यूटिव कमेटी से उनकी जो आगे फर्दर है वहाँ से क्या ग्रांट आती है, कैसे आती है, वो सरकार का काम है, बट उनका काम उसमें कोई इंटरफेयर करने का नहीं है, वो सबॉर्डिनेट ऑफिसर है गांव के लिए। अब जैसे बात कर रहे थे अपन ग्राम सभा और ग्राम पंचायत की, अभी ये मेरे भी बहुत सारे क्वेश्चन आज इस इंटरव्यू से क्लियर होंगे और मेरे साथियों के बहुत सारे क्वेश्चन होंगे कि हम सुनते हैं कि ग्रांट गाँव में इतनी आ गई, फलाना इतनी ग्रांट खा गया, इतनी ग्रांट आनी थी देसी भाषा में, या इनका तो ग्रांट आई है नहीं। तो ग्रांट का मतलब क्या है और कहाँ से आती है, मतलब इसका हायरार्की क्या, मतलब किसके थ्रू आती है, कौन कौन से ऑफिसर या कौन सी संस्था है उसके थ्रू आती है और क्या सोर्सेज हैं इसके गांव में? गांव की इनकम के जो सोर्स हैं जी वो 3 या 4 तरीके से आती है। अच्छा। पहला जो गांव में इनकम आएगी वो अगर एक तरीका है उसका जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, भारत अंत्योदय योजना हो गई मान लो, वहाँ से कुछ पैसा आएगा या जो कुछ सामान आएगा वो गरीबों में बांटना है, जैसे मनरेगा की होगी या कुछ और जितनी भी है जी, कोई भी सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है या स्टेट। दूसरा आएगा जो स्टेट स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं या प्लस जो स्टेट का जो फाइनेंस कमीशन है वो कुछ पैसे को बोलेगा कि इसको पंचायत को देना ही देना पड़ेगा। तो वो पैसा कैसे आएगा, मतलब जैसे हमने कई बार सुना है कि जो हमारे चीफ मिनिस्टर्स हैं वो सेंटर से कंप्लेन करते हैं कि फेडरल स्ट्रक्चर में हमको हमारा शेयर नहीं मिल रहा। ये बड़ा इंटरेस्टिंग आपने बात करी फेडरल स्ट्रक्चर। मैंने भी बहुत बार सुना फेडरल स्ट्रक्चर के बारे में कि वो वहाँ से पैसा नहीं मिल रहा जबकि मिलना चाहिए, है ना, तो वो काम कर रहे हैं तो उनको मिलना चाहिए। तो ये क्या रीज़न क्या होते हैं, मतलब इसका कुछ ना कुछ तो कारण होगा, ये आम पब्लिक समझ नहीं पाती है, तो ये समझा दीजिए। ये इसको सिंपल भाषा में हम ऐसे मान सकते हैं कि अगर हमने आज चाय पी, मान लो 10 रुपये की चाय पी और 2 रुपये को उसके ऊपर GST लग गया, तो मोटा मोटी क्या होता है कि उसमें वो जो 2 रुपये है वो समटाइम्स सेंटर कलेक्ट कर लेता है, उसमें 50% स्टेट का हिस्सा होता है। 2 रुपये में 2 रुपये भारत सरकार के पास जाएंगे, उसमें से 1 रुपये वो वापस उस स्टेट गवर्नमेंट को दे देगा। मतलब वो टैक्स आपस में बांट दिया गया, 1 रुपया स्टेट के पास आएगा, 1 रुपया सेंटर के पास चला गया। और अब जो स्टेट फाइनेंस कमीशन है वो बोलता है कि जो 1 रुपये आपके पास आया है उस 1 रुपये में से आप फर्दर कुछ उस गाँव एक पर्टिकुलर गाँव को दो। मतलब वो जो टैक्स का पैसा है वो अलग अलग गांव में जितनी ज़रूरत है उसके हिसाब से वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, वो बढ़ना चाहिए। और तीसरा जो गांव के पास जो मेजर रेवेन्यू के रिसोर्सेज हैं वो हैं आपके गांव की पंचायत की ज़मीन होगी, उसका जो ठेका है, जो उसकी आमदनी है वो है। कहने का मतलब कोई कंपनी लगा रहा है जैसे ग्राम पंचायत की कोई, और जिस तरीके से जैसे ये जो सीवरेज का पानी जाता है कई तरीके से वहाँ पर जो बनाए जाते हैं सिस्टम उसको निकालने के, प्योरीफाई करने के, तो उसका पंचायत एक तरीके से ठेके पे देती है अपनी ज़मीन, तो वो भी एक तरीके से रेवेन्यू का उनका आमदनी का एक सोर्स हुआ। जी, गांव में कोई मेला लग गया, मेले में भी हर दुकान से गांव 1000 रुपए की पर्ची कटेगी, वो एक रेवेन्यू का रिसोर्स है। ये मैं बिल्कुल देसी भाषा में समझाऊंगा, आप सब ने देखा होगा आपका गांव में कई बार कपड़ा बेचने आ रहा है, कोई मनियार आ रहा है, कोई और तरीके की चीज़ बेचने आ लग रहा है, तो उसकी गाँव में जैसे वो घुसेगा तो एक पर्ची कटती है ग्राम पंचायत की तरफ से, वो पर्ची एक तरीके का सोर्स है इनकम का ग्राम पंचायत का। अब भारत सरकार के पास वेल एस्टेब्लिश सिस्टम है, पूरे बड़े रिसोर्सेज हैं, आप अगर इनकम कमा रहे हो तो आपको इनकम टैक्स देना पड़ेगा। बिल्कुल, उसका एक प्रॉपर सेटअप है, पैन कार्ड है, उससे लिंक है, सैलरी आएगी ऑटोमेटिकली, आपका TDS कट जाएगा। लेकिन गांव के पास ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन गांव के पास कॉन्स्टिट्यूशनली पावर तो है। बिल्कुल, वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। हाँ, तो वो पावर है, तो उसका इस्तेमाल करने के लिए वो अपना कुछ हाउस टैक्स हो गया या कुछ अपना गाँव में जो लोग बिजनेस करने आ रहे हैं उनसे वो पैसा ले सकती है। उसके कुछ 20 से 21 सब्जेक्ट्स हैं जो पंचायत के अधीन हैं, वो उसके ऊपर टैक्स लगा सकती है। तो ये तो है कि उसके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न क्या है, बट अब एक्चुअल में धरातल पे क्या हो रहा है वो एक चैलेंज है कि वो लागू हो रहे हैं कि नहीं हो रहे।
वो एक बड़ा इसके बारे में ये भी बात करेंगे। अब जैसे इलेक्शन होने वाला है, जैसे हम ये वीडियो पोस्ट अभी जैसे आप लोग देख रहे होंगे तो उसके कुछ दिन बाद ही इलेक्शन है ग्राम पंचायत के। तो इलेक्शंस में अब धरातल की आपने बात करी, तो किस तरीके से प्रचार किया जा रहा है, क्या क्या पावर्स हैं इनकी जो सरपंच के चुनाव में खड़े हैं, किस तरीके से प्रचार करना चाहिए, पब्लिक को क्या 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 मुद्दे हैं जो उठाने चाहिए इलेक्शन में? क्योंकि 5 साल में एक बार ये हमारे पास टाइम आता है कि हम हमारे एक ऐसा प्रतिनिधि चुने जो हमारी बात अच्छे से सोल्व करे, हमारी समस्याओं का समाधान करे, गाँव का अच्छा विकास करे। तो ये बड़ा ही संवेदनशील टाइम होता है जी चुनने का अपना। लेकिन यहाँ पर क्या है कि जनता भी भटक जाती है, कई बार मुद्दे ही भटका दिए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें पर डिस्कस आप समझाइए कि कितना किसका क्या पावर है, इलेक्शन में कितना क्या चीज़ें यूज कर सकते हैं और किस तरीके से चुनाव होता है पंच का, सरपंच का, इसके बारे में ब्रीफ में। जो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविज़न है या जो सरकार की तरफ से जो हिदायतें हैं उसके अनुसार अगर हम बात करें तो जो एक लेटेस्ट सर्कुलर है 17 अक्टूबर 2022 का, जो हरियाणा गवर्नमेंट के चीफ सेक्रेटरी ऑफिस से इशू हुआ है, ये अभी जो इलेक्शन चल रहे हैं इनके लिए गाइडलाइन कहने का मतलब देसी भाषा में, ठीक है, उनके हिसाब से कुछ एक बातें मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि ये तो जो डेट्स हैं वो तो सबको पता है कि उस तारीख को ब्लॉक समिति की वोट पड़ेंगी, उस तारीख को 2 चरणों में गांव के पंचायत सरपंचों को चुना जाएगा। अब उसके अलावा मैं कुछ एक चीज़ बता देता हूँ कि जो हमारा प्रोविजंस है, कई बार क्या होता है कि हमको ये नहीं पता होता कि हमारी क्वालिफिकेशन क्या है, पंच कितनी की क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। सर नहीं पता, मुझे नहीं पता, सीरियसली नहीं पता ये बात, और ये पता होनी चाहिए मुझे भी, आप सबको भी, क्योंकि हम जिस समाज में रहते हैं, गांव के लोग हैं, गांव या छोटे मोटे शहरों में रहते हैं, तो ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, कहीं भी डिस्कशन करना पड़ जाए, है ना। जो अनरिजर्व्ड और बैकवर्ड क्लास है उसके जो नुमाइंदे अगर वो सरपंच पद के लिए, ब्लॉक समिति के लिए, जिला परिषद के लिए, पंच के लिए, सरपंच के लिए अगर वो चुनाव में खड़ा होते हैं तो उनकी बेसिक जो लास्ट क्वालिफिकेशन है, बेसिक मिनिमम, वो है 10th पास। जनरल और ओबीसी जी, गांव में हम हरियाणा में बीसी कह लेते हैं। हाँ। तो ठीक है। और वुमेन्स एंड शेड्यूल कास्ट के जो वुमेन कैटेगरी है उसमें है 8th। एक वुमेन इसमें सारी आ गई, सारी महिलाएं, सभी सारी महिलाएं एंड शेड्यूल कास्ट, ठीक है, शेड्यूल कास्ट उनकी है 8th पास। और अगर सिर्फ शेड्यूल कास्ट की औरत जो वुमेन है, शेड्यूल कास्ट की वुमेन है, उसकी 8th पास है मेंबर ऑफ जिला परिषद के लिए, पंचायत समिति के लिए, सरपंच के लिए, पंच के लिए वो 5th है। अच्छा, पंच के लिए वो जो शेड्यूल्ड कास्ट की महिला है जी, वो, इसमें जनरल की जो महिला थी उसको एक तरीके से अलग कर दिया गया है। जी, ठीक है जी। और दूसरा एक एक्सपेंडिचर की बात होती है। अब एक्चुअल में एक्सपेंडिचर क्या है वो आप खुद ही हिसाब लगा लीजिए, लेकिन जो जो गवर्नमेंट की तरफ से जो हिदायत है वो है कि पंच के लिए आपका मैक्सिमम एक्सपेंडिचर जो है वो 50,000 रुपये से ज़्यादा नहीं हो सकता। अच्छा, इसके बारे में हम बात करेंगे। ये जो 50,000 एक्सपेंडिचर है पंच के लिए, इसमें एक्सपेंडिचर में क्या क्या कौन से एक्सपेंडिचर होते हैं? वो आप अपने मोहल्ले में जाके प्रचार कर रहे हो, पोस्टर बंटवा रहे हो, आप लोगों से बातचीत कर रहे हो, कोई ऐड कर रहे हैं, डिजिटल डिजिटल ऐड कर रहे हो, वो जो पूरा एक खर्चा उसका क्या बिल, प्रॉपर बिल रखना पड़ता है इनको बाद में ऑडिट करने के लिए? हाँ, उनको एक जनरल एक आइडिया उनको देना पड़ता है कि मेरा खर्चा अगर इससे एक्सीड नहीं हो सकता नॉर्मली, बट अगर मेरा इतना खर्चा है, उनको प्रूव करना पड़ता है। अगर कहीं से ऐसा पता चल जाए कि आपका खर्चा ज़्यादा है तो वो उसको डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें धरातल पर तो ये बिल्कुल भी आज के टाइम है नहीं, क्योंकि खर्चे आप देख रहे हो कि पंच सरपंच के चुनाव में कितना खर्चा होता है, ये हम सब समझते हैं। ठीक है। पंच के लिए 50,000 है, सरपंच 2 लाख से ज़्यादा नहीं खर्च कर सकता। सरपंच 2 लाख से ज़्यादा, मेरे ख्याल से 2 लाख तो पर डे का खर्चा होगा आजकल किसी भी गांव की पंचायत का। अगर आज इलेक्शन का अगर आप देखोगे जाके माहौल जो है, मेरे ख्याल से इतना तो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे ही खर्च देते हैं। और उसके अलावा कई ऐसी चीज़ें जो हम यहाँ डिस्कस नहीं कर सकते, आप सबको पता है धरातल पर वो चीज़ें आज भी हैं। तो मेरे ख्याल से 2 लाख ये मतलब रूल्स तो बन गया 2 लाख का, लेकिन ये इतना ही होना चाहिए। मेंबर ऑफ पंचायत समिति के लिए 3,60,000 है और जिला परिषद के मेंबर के लिए 6 लाख है मैक्सिमम। 6 लाख। देखो मैं ये कहना चाहूँगा बलविंदर जी, अगर इतने खर्चे में हम प्रचार करें इलेक्शंस का और लोगों को समझा पाएँ कि ये मुद्दे हैं, इनको लेकर हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं और हम गांव का विकास करेंगे, हमारे एरिया का विकास करेंगे, तो मेरे ख्याल से वो सरकार वहाँ की अच्छी बनेगी। जब हम इसे एक्सीड कर देते हैं, हम खर्चा छुपाते हैं, ये एनिमल फ्रेंडली हमारी यूनिवर्सिटी है, ऐसे ही हमारे बीच में रहते हैं। अगर खर्चा ज़्यादा हो जाता है, खर्चा मैक्सिमम ज़्यादा होता ही है, हम ये लीगली प्रूफ नहीं कर सकते, लेकिन आम पब्लिक को पता होता है कि ज़्यादा खर्चा हो रहा है। तो जब चीज़ें ज़्यादा इस तरीके से होएंगी
तो मेरे ख्याल से विकास के चांसेस भी उतने कम होते हैं। बिल्कुल। अब ये पहली बात तो ये कि सर ये खर्चा क्यों होना चाहिए? ये गांव में होना चाहिए मेरे ख्याल से। गांव के विकास में पहले ही अगर जो बंदा मेरे ख्याल से 5 लाख 10 लाख लगा रहा है इलेक्शंस पे, ज़्यादा लगा रहा है, तो वो अगर पहले ही 5 साल उसके पास होते हैं इलेक्शन से पहले, अगर वो गांव के लोगों से मिलकर चले, किसी की सहायता करे, कहीं लाइब्रेरी में सहायता करे, बच्चों के खेल कूद में सहायता करे, तो मेरे ख्याल से वो उसको इलेक्शंस में खर्चा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए, लोगों को और हमको ऐसे अगर सिटीजन बनना है, सिटीजन इमोशन से नहीं बना जाता। सिटीजन बनने के लिए आपको आपकी राइट्स और आपकी ड्यूटी का पता होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप एक अच्छे किरदार को चुनोगे, अगर आप एक अच्छे बंदे को चुनोगे, तो उसके लिए खर्चा क्यों चाहिए? खर्चे की कोई भी सिर्फ खर्चा पोस्टर छपवाने के लिए चाहिए ताकि उसका जो चुनाव चिन्ह है वो हमको पता चल जाए। बिल्कुल बिल्कुल। उससे उसके अलावा कुछ भी खर्चे की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। ये भी अगर देखा जाए तो बहुत इसकी भी कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। हाँ, जितना आपने बताया ये भी, उसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गांव बड़ा छोटा सा एक एरिया होता है, उसमें जो बंदा खड़ा हो रहा है उसको सब जानते हैं। अगर वो अच्छा है तो उसको वोट देंगे। अगर लॉजिकली बात करें तो ऐसा है, लेकिन धरातल पर फिर हम बात करें धरातल की और ये एक कंपैरिजन करें, धरातल पर बिल्कुल ऐसा है नहीं। इसकी इस जो कॉज की समस्या के पीछे अगर हम थोड़ा सा सोशियोलॉजिकल या साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव को समझें, ये बड़ी आपने ये भी इम्पोर्टेंट बात करी। क्यों ऐसा है भाई? इतने हम देखते आ रहे हैं कि हम बात तो करते हैं कि भाई सरपंच को इतना खर्चा नहीं करना चाहिए, इसको इतना नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, बहुत सारी बातें होती हैं गाँव में आप जाओगे। लेकिन क्यों? इसका रीज़न क्या है? क्यों लगातार, जबकि मुझे पता है कि मैं अगर गाँव में पहले ही कम खर्चा, पहले ही लोगों का विकास करूँ, पहले ही लोगों से मिल के चलूँ, इलेक्शन में खड़ा हूँगा तो लोग मुझे जिता देंगे। लेकिन फिर भी मैं इलेक्शन में इतना खर्चा करता हूँ, इतने सारे पोस्टर, इतनी सारी चीज़ें, क्यों? ऐसा क्यों? सर, इसके सिर्फ पॉलिटिकल रीज़न नहीं हो सकते, इसके सोशल रीज़न और इसके पीछे, क्योंकि आप क्या है कि अगर आपको पंच बनना है या सरपंच बनना है या अगर आप जिला परिषद, तो उसमें ये मामला उठ के सामने आने लग गया है कि उनको सिर्फ गांव की सेवा या उससे बहुत ज़्यादा लिंक नहीं है, उनको अपने नाम के लिए भी कर रहे हैं। चौधर कहला देसी भाषा में भाई चौधर के चक्कर में एक गांव में 5-5 करोड़ लगाते हैं, इलेक्शंस में 2-2 करोड़ लगाते हैं। मैं जानूँ हिसार डिस्ट्रिक्ट में कई गाँव है जो 2-3 करोड़, एक जो हार रहा है उसका भी 2-3 करोड़ लग रहा है, जो जीत रहा है उसका भी 2-3 करोड़। अगर वो 2-3 करोड़, वो 1 करोड़ गांव में लग जाए तो मेरे ख्याल से सर्वसम्मति तो बना देंगे सरपंच। बिल्कुल। तो ये अब ये जो PRI इंस्टीट्यूशंस है, इसको एक तरह से हाईजैक हो गया है ये इस पावर के गेम के अंदर। अच्छा। सर्विस के गेम के अंदर नहीं, लेकिन पावर के गेम के अंदर। अब इसके लिए अब हम ये बोल सकते हैं, हालांकि हम उसका कुछ नहीं कर सकते कि इसके ऊपर खर्चा ज़्यादा हो रहा है, वो तो सरकारें भी नहीं कुछ कर पा रही, तो हम तो आम आदमी हैं। इसके लिए जो हमारा जो युवा वर्ग है, जो हमारे जो साथी हैं, वो एक काम कर सकते हैं, इस पोस्ट को हम अकाउंटेबल बना सकते हैं, जो हमको बनानी चाहिए। देखो, जब हम इस लेक्चर के ऊपर बात कर रहे हैं तो ये छात्रों के बीच में ही है ये डिस्कशन, छात्र सुनेंगे इनको, और तो हमारा पर्पज़ भी ये है कि छात्रों में ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ की नॉलेज बढ़े और जाके इसके बारे में बात करें, डिस्कशन करें। डिस्कशन करेंगे तो चीज़ें निकलेंगी, इसका सोल्यूशन भी वो निकाल सकते हैं, निकालना पड़ेगा युवाओं को ही। जी, हम ग्राम सभा का मेंबर तो हर नौजवान होता है, जो भी एक स्कूल कॉलेज कमिंग स्टूडेंट है वो ऑलमोस्ट एक ग्राम सभा का मेंबर तो हो जाता है। तो ग्राम सभा का मेंबर होते ही क्या हम एक जो सोशल ऑडिट के तहत सरपंच के ऊपर पूरी अकाउंटेबिलिटी फिक्स कर दें? अगर आपको एक ड्यूटी बाउंड हो आप जवाब देने के लिए, जवाबदारी के लिए, तो आप जैसे कि एक तरीका चार्टर बना दिया, भाई इतने समय में ये सड़क आपको पूरी करनी है और इसका खर्चा हमें बताना है और इसका बजट भी आपको हमें दिखाना कि इसका इतना बजट आया है। जी। तो उस केस में फिर ये चौधर जो पावर वाला गेम है ना, ये कहीं ना कहीं पीछे रह जाएगा और एक तरह की एक जिम्मेवारी हो जाएगी कि भाई हाँ मुझे ये काम करना है। तो वहाँ पे जो लोग हैं ना, जो एक पर्टिकुलर सोच के लोग ऑटोमेटिकली यहाँ से बाहर निकल जाएंगे और जो एक्चुअल में लोग जो गांव के लिए कुछ काम करना चाहते हैं वही लोग फिर ऊपर उभर के आएंगे। और जब वो लोग कंपटीशन करेंगे वो अच्छा करने के लिए, तो उस इलेक्शन का भी मज़ा ही अलग होगा, अलग होगा। कोई भी जो आप जिस भी गांव में सर्वसम्मति से चुनाव होता है, आप उसके गांव के 5 साल को आप कंपेयर करके देख लो दूसरे गांव के 5 साल। वो सर्वसम्मति से चुनने का ये मेजर कारण यही होता है कि वो अच्छा कर रहा है, उसको लोग पसंद करते हैं। कभी मैंने कल ही न्यूज़ देखी, एक गांव का मुझे नाम याद नहीं है, 7वीं बार एक सरपंच को लगातार सर्वसम्मति से सरपंच चुना गया। 35 साल से वो उस गाँव में, 35 साल थोड़े नहीं होते, पीढ़ियाँ बदल जाती हैं। जी। एक हिसार के पता नहीं किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट के टीचर के बारे में मैंने सुना, तो लोगों ने उनको से VRS दिलवाया
उनको सरपंच बनाया, उनको एक आल्टो गाड़ी गिफ्ट करी थी और उनको वो कंटिन्यूसली 2-3 प्लान वो सरपंच ही रहे थे। उसकी कुछ तो बलविंदर जी कहने का मतलब ये है, अगर हम अच्छे से चीज़ें करें, अच्छे लोग हैं जो थोड़ी सी हिम्मत कर सकते हैं, तो लोग उनको पसंद करते हैं। थोड़ा सा हमें हिम्मत चाहिए चीज़ों को, मतलब इन चीज़ों से जो ये ट्रेडिशनल चीज़ें रही इनसे फाइट करने के लिए और अपने आप को बताने के लिए कि मैं अच्छा कर सकता हूँ, मुझे आप चुनिए, तो कुछ समय बदल सकता है, ऐसा नहीं, क्योंकि ये लोग भी एग्जाम्पल हैं। जो युवा साथी है उनसे कहीं हम मेरी विशेष अपील है कि आप PRSindia.com एक साइट है, उसको विजिट करिए। ADR एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स है, गूगल पे मिल जाएंगी सर। इनको आप देखिए, उनके अंदर पूरा एक्सपेंडिचर, इनकम, जो आपका MP है, आपका MLAs है, उसके बारे में सब कुछ डिटेल है। क्रिमिनल है नहीं है, कितने केस हैं उसके अगेंस्ट, क्या क्या केस हैं, हर डिटेल पता चल जाएगी। देखिए बलविंदर जी, हमने ये थोड़ा सा इसके बारे में बताया कि भाई जो आपने एक्सपेंडिचर बताया, फिर भी मैं छात्रों को चाहूँगा कि हम पढ़ते हैं, गूगल करके ये डॉक्यूमेंट्स हमें थोड़ा सा ओवरव्यू जरूर लेने चाहिए, क्योंकि हम गांव में रहते हैं और हमारी ही जिम्मेवारी है गांव का विकास करना। और गांव का विकास मतलब एक कॉमन चीज़ें होनी चाहिए, कॉमन प्लेटफॉर्म सबके लिए अवेलेबल होना चाहिए, उसमें कोई किसी तरह का भेदभाव ना हो। बस यही तो गांव का विकास है। जो कॉमन चीज़ें बनेंगी तो उसी से ऑटोमेटिकली बाद में विकास हो जाएगा। तो इसके बारे में और कुछ साइकोलॉजिकल आप बात कर रहे थे? वो जो सोशोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव था, वो एक तो जो पावर का गेम था। पहली तो कि कोई भी सरपंच बनना है, किसी को जिला परिषद का मेंबर बन रहा है, कोई भी, वो एक तो अपने आप को दिखाने के लिए बन रहा है कि मैं ऐसा हूँ। आप हमें एज ए सिटीजन, एज ए गुड सिटीजन, हमने उसका किरदार देखना है, उसकी कम्युनिटी, उसकी कास्ट नहीं देखनी, उसकी जो बैकग्राउंड या कुछ की कोई उसकी बर्थ के अलावा कोई भी पहचाना वो नहीं देखनी। हमने उसका प्रेजेंट का किरदार देखना है कि वो कैसा है। अगर वो लोगों के बीच आके काम कर रहा है तो अच्छी बात है, हमें उसको जिताने में कोई बुराई नहीं होनी चाहिए। दूसरा, लोगों के पास अब धीरे धीरे, मतलब कुछ सेगमेंट में, सब में तो नहीं है, जो कुछ पैसा आ रहा है, तो जब पैसा आदमी के पास आता है, जब आदमी की भूख मिट जाती है, उसके बाद जब पैसा आता है तो एक कुछ सोच है, फिर उसके अंदर एक मीनिंगलेसनेस भी आ जाती है कि अब मैं क्या करूं। हाँ, उसकी सोचने की शक्ति मतलब एक तरीके से खत्म सी हो जाती है। फिर वो कुछ अलग बेकार की चीज़ें सोचने लगता है, इस पैसे को मैं कहाँ लगाऊं, वो लग्जरी में लगाने लगता है। तो क्या करूं मैं, कुछ बिना जरूरत की कुछ सामान ले लिया, अलग से गाड़ी ले ली, 2 गाड़ी पहले थी, एक और ले ली, कुछ और ले ली। तो यही चीज़ इनको एक कमोडिटी बना दी है पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को भी, कि मैं जिला परिषद का मेंबर बन जाऊँ, मैं ब्लॉक समिति का मेंबर बन जाऊँ, या मैं पंच बन जाऊँ, सरपंच बन जाऊँ, ताकि मेरी पावर और बढ़े। इससे कोई ये पावर बढ़ाने का गेम है ही नहीं, ये एक जिम्मेवारी का गेम है और बहुत बड़ी जिम्मेवारी का गेम है। जैसा हमने अभी डिस्कस किया कि ये न्यू है, अगर यही स्ट्रॉन्ग नहीं होगी तो पूरे देश का स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। कोई माँ बाप, उसका बच्चा अगर बीमार हो जाए, उनको ये पता चल जाए कि ये टीचर जो है ना, जो ये डॉक्टर है, ये डॉक्टर कॉम्पिटेंट नहीं है, उससे उनसे इलाज नहीं करवाते, बिल्कुल स्विच कर देते हैं, ये उनसे इलाज बिल्कुल नहीं करवाएंगे। दूसरा चीज़, तो अगर ऐसा है तो हम अपने गांव को ऐसे किन लोगों के हाथ में सौंप देते हैं, फिर तो वो भी तो गांव है, उनके ऊपर बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो ये पूरे गांव का कायाकल्प हो सकता है। बिल्कुल। तो वो चीज़ों को हमको ध्यान में रखना है कि जब आप रिप्रेजेंटेटिव चुन रहे हो तो उसका किरदार क्या है प्रेजेंटली, उसकी बैकग्राउंड क्या है, और वो उसके अंदर जो फर्दर कम्युनिकेशन, एक बेटर कम्युनिकेशन करने का जज्बा या उनमें स्किल है कि नहीं है। क्योंकि आगे उनको सीनियर ऑफिसर से बात करनी है, बड़े अफसरों से बात करनी है, वो सिर्फ और सिर्फ अगर उनकी क्वालिफिकेशन सिर्फ उनका परिवार या उनकी एक कम्युनिटी है तो वो नहीं होना चाहिए। उसके अलावा भी उनके अंदर बहुत जो स्किल्स हैं वो मैटर करती हैं, वही लोगों को हमको चुनना है। और ये बहुत बार जो NGOs हैं वो बार बोलती हैं कि हमको कैंडिडेट्स चुनना है, पार्टी मत चुनिए, आप कोई और उनका परिवार मत चुनिए, उनकी कम्युनिटी मत चुनिए, उस कैंडिडेट को चुनिए, जो कैंडिडेट आपको सही लगता है वो कैंडिडेट को चुनिए। बार इस बात को एम्फेसाइज किया जा रहा है। तो बलविंदर जी, ये जैसे आपने धरातल की हमने बात की, धरातल पर क्या चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं गाँव में, जैसे पंच का नाम लेते हैं हम, क्या कार्य होता है इनका पंच का, और पंच का चुनाव कैसे होता है? जैसे सरपंच का तो डायरेक्ट चुनाव हो गया, हम सबको दिखता है कि सरपंच के चुनाव हैं, सरपंच चुनाव, पंच का चुनाव कैसे होता है और पंच का कार्य क्या होता है, इसकी क्या भूमिका होती है, इसके बारे में भी थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं।
पंच बेसिकली जो सरपंच के चुनाव के साथ ही पंचों का भी चुनाव होता है। पंचों का चुनाव हरियाणा में भी बैलेट पेपर पे होता है, उनको छोटे छोटे वार्डों में तोड़ दिया जाता है पूरे गांव को। उस वार्ड के हिसाब से बैलेट जो सरपंच का चुनाव होता है वो ईवीएम मशीन के थ्रू हो जाएगा, और पंच का चुनाव जो है ना वो बैलेट पेपर पे होता है। उसी दिन पर्ची गिरेगी इसकी? जी जी जी, उसके उनके साथ ही लगती है। ठीक है, ठीक है। तो उसके साथ ही तो उनका उनमें 200 300 400 वोट ऐसी कुछ वोट्स हैं, उसको इमीडिएटली उनको डिक्लेयर कर दिया जाता है। तो बाकी जो सरपंच को जो डिसीजन लेना है वो मेजॉरिटी ऑफ पंचों का कंसेंसस होना चाहिए। कहने का मतलब एक कैबिनेट कह सकते हैं, जैसे हम सेंटर में देखते हैं, स्टेट में देखते हैं, एक कैबिनेट में कुछ सदस्य होते हैं जो मंत्री होते हैं, वो सलाह देते हैं कि किसी भी कार्य के लिए, तो यहाँ जो टेक्निकल सलाह देंगे वो पंच देंगे, यही कार्य है? जी। पहले हरियाणा में जो प्रोविज़न था पंचायती राज इंस्टीट्यूशन एक्ट में कि पहले एक उप सरपंच चुना जाता था कई साल पहले। इसका डायरेक्ट चुनाव होता था? नहीं, इन पंचों में से एक उप सरपंच बना दिया जाता था। अच्छा, इनमें से जो सीनियर है या ये सर्वसम्मति से बना दिया? जी जी जी, वो सरपंच बेसिकली बना देता था। बाद में फिर क्या हो जाता था, वहाँ पे पावर का जो टसल हो जाता था बीच में। हाँ। मैं उप सरपंच हूँ, सरपंच है, बस छोटा सा ही गैप है। हाँ। तो उसके बाद उसको रिमूव कर दिया गया, हटा दिया गया। फिर आया था एक नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आ गए अगर सरपंच के अगेंस्ट। अच्छा, ये भी होता है? ऐसे ये होता है, ये प्रोविजन। देखिए भाई, ये बहुत बड़ी जानकारी है कि हमें पता नहीं होता कि सरपंच को भी पद से नीचे उतारने के लिए नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जा सकता है। तो वो बाद में उसका मिसयूज होने लग गया, फिर उसकी कुछ कमेटीज की रिकमेंडेशन के बेसिस पे हरियाणा सरकार ने इनको रिमूव कर दिया। अब सिंपल है, मेजोरिटी पंचेस का कंसेंसस होना चाहिए फेवर में सरपंच के, तो वो कोई भी डिसीजन ले सकता है। और फिर दूसरी आपने एक और टर्म सुनी होगी, अगर आप खुद इस पे बात करें तो नोटा जो है। हाँ, नोटा भी सुना भाई। वह देसी में ये तो अपने आसपास की चीज़ें हैं भाई। आप तो नोटा दबा गए यहाँ। जी जी। आप नहीं देना किसी वोट, मैं पूछूँ किस तरह देगा वोट, कौन सी पार्टी दे रहा, मतलब आप दे किसी तरह, तो किसी तरह नहीं भी देना। और नोटा, ये दोनों भी अलग अलग चीज़ है। जी जी जी, कि वोट देने नहीं गया, एक हम वोट देने जावा लेकिन नोटा करा के टर्म मतलब। जी जी, ये जो नोटा है, ये इसका जो उद्भव है, ये इसका हुआ था, ये 1976 में अमेरिका के एक छोटे कैलिफोर्निया शहर की एक काउंटी थी, जैसे अपना तालुका है, वहाँ पे इसका आज़ाद हुआ था ये शब्द। बाद में फिर ये 2009 में कुछ ऐसा, फिर बाद में इंडिया में भी इसको चैलेंज कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट में। तो गवर्नमेंट ने कहा नहीं, अभी हम रेडी नहीं है। तो फिर कुछ अभी 4-5 साल पहले इसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया। इसकी जो बेसिक रीजनिंग है इसके पीछे वो ये है कि मुझे राइट टू वोट है, मुझे चुनने का अधिकार है 4 आदमियों को, 5 आदमी में से एक को, लेकिन अगर वो 4 या 5 आदमी मुझे नहीं लगता कि वो कॉम्पिटेंट हैं, फिर मैं क्या करूं? तो चुनने का अधिकार, राइट टू वोट एंड राइट नॉट टू वोट, राइट नॉट टू वोट है, आई वांट टू गो अगेंस्ट देम। तो उसके लिए कोई प्रोविज़न नहीं होता था। या तो आप वोटिंग से अब्सटेन करें अपने आप को, नहीं तो आप प्रेजेंट करें, आप अपने आप को जाएं। ये मैं दिखाऊं जाके कि मुझे आप 4 कैंडिडेट है, चारों ही पसंद नहीं, मुझे पसंद नहीं है। तो ये बड़ा कमाल की चीज़ है जी। तो नोटा आप दबाओगे, नोटा में से नन ऑफ द अबव आएगा। ये मैसेज पॉलिटिकल पार्टीज़ को जाएगा, उन लोगों को जाएगा कि आप अच्छी छवि के लोगों को उतारो, ये कॉम्पिटेंट नहीं है। अच्छा, क्या मतलब, ये मुझे भी नहीं पता भाई, ऐसा हो सकता है क्या नहीं हो सकता समाज में? अगर नोटा है, आने वाले समय में, आज तक हुआ नहीं, अगर नोटा मेजोरिटी में आ जाए तो? जी बिल्कुल, आपका वैलिड क्वेश्चन है। इसके लिए भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न है। हाँ। इसके हिसाब से क्या होता है कि अगर नोटा मेजोरिटी में आ गया तो नोटा जीत जाएगा। तो उसमें फिर पंचायत का स्ट्रक्चर कैसे होगा? उस दिन जो इलेक्शन का रिजल्ट नहीं है, मतलब इलेक्शन का रिजल्ट अपहोल्ड हो जाएगा। हाँ। बोलेंगे कि नोटा जीत गया है। हाँ। आप दूसरी बार फॉर्म भरिए और दोबारा इलेक्शन होगा विदिन 10 से 15 दिन के अंदर। मतलब ये वोटर्स जितने भी हमारे युवा हैं, ये जानकारी बहुत लोगों को नहीं होती। ये आप में पावर है, अगर कैंडिडेट जितने भी खड़े हैं, आपको लगता है कि कोई कैंडिडेट ठीक नहीं है, मुझे नहीं पसंद है, तो आप पूरे दोबारा से इलेक्शन करवाने के लिए बाध्य कर सकते हो। और नोटा के जब दोबारा इलेक्शन होगा तो उन 5 आदमियों को दोबारा रिनोमिनेट करने का अधिकार ही नहीं होगा। अच्छा, वो कहने का मतलब वो नामांकन ही नहीं भर सकते। तो ये तो बड़ा मतलब वोटर के पास एब्सोल्यूट पावर है। जी, वो बोलेंगे कि आप 5 लोग जो हैं वो आप इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते क्योंकि आप नॉन कॉम्पिटेंट, आप इस पूरे प्रोसेस से बाहर हो जाइए, दूसरे लोग आइए। लेकिन एक सवाल और पूछ सकते हो, अगर सेकंड टाइम भी नोट आ गया तो? हाँ, ये भी बड़ा, ये अपने आप ही जनरेट हो गया क्वेश्चन। ये
अगर सेकंड टाइम भी नोटा आ जाता है तो उस केस में क्या होता है, उस केस में इलेक्शन रद्द नहीं होता। उस केस में जो अगला हाईएस्ट वोट जिसको मिला है, सेकंड हाईएस्ट, नोटा से सेकंड, नोटा से बाद, नोटा तो एक आर्टिफिशियल पर्सन हो गया, लेकिन उसके बाद जो सेकंड हाईएस्ट बंदा है उसको हम जीता हुआ घोषित कर दिए। हाँ, क्योंकि दूसरी तीसरी बार भी अगर इलेक्शन में खर्चा भी होता है, टाइम भी लगता है, बहुत सारा टाइम कंज्यूम होता है, फोर्सेस की ड्यूटी लगती है, तो ये चीज़ भी गवर्नमेंट को देखनी होती है। तो ये पंच की बात हमने कर ली, इलेक्शंस की बात कर ली, ग्राम सभा की। अब थोड़ा सा ब्लॉक समिति और जिला समिति के बारे में थोड़ी सी बेसिक जानकारी। जी, इनका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो सिमिलर उस पर रहता है, सिर्फ डिफरेंस जो आ जाएगा। चुनाव कैसे होता है ब्लॉक समिति, मतलब कौन चुनते हैं उन लोगों को? डायरेक्ट वोटिंग होती है? डायरेक्ट वोटिंग। अपने जो लोग गांव में, 2 गांव हैं, गांव विलेज ए विलेज बी, विलेज ए विलेज बी को मान लो ब्लॉक बन गया, तो 2000 वोट है उनकी, 4000 मतलब 4 गांव का हम एक ब्लॉक ले लेते हैं फॉर एग्जांपल। उन 4 गांव के वोट अलग से होते हैं या सरपंची वाले दिन ही होते हैं? वो स्टेट इलेक्शन कमीशन कभी भी करवा सकता है। जैसे अब की बार है वो जिला परिषद और ब्लॉक समिति के एक ही दिन होंगे, बाकी पंच और सरपंच के अगले तीसरे दिन होंगे। तो उसके केस में होता है कि वो पूरे गाँव के वोटर्स वोट डाल देंगे। ऐसे ही तो वो जो पूरा एक ब्लॉक है, उस ब्लॉक में से जो मेजोरिटी में आएगा 4 गाँव में से, वो ब्लॉक समिति का मेंबर चुन लिया जाएगा। और वो 8 या 10 गाँव में से जो जिला परिषद का जो मेंबर होगा वो एक मेंबर चुन लिया जाएगा। तो उसमें क्या कोई आंकड़ा है भाई इतने ही बंदे होने चाहिए ब्लॉक में? हरियाणा में कुछ ऐसा 4000 वोट के ऊपर एक ब्लॉक है, ऐसा कुछ है अभी प्रेजेंटली। वो चेंज होता रहता है आंकड़ा, कि उसमें अगर हम 5000 लोगों को भी, वो वार्ड बना दिए जाते हैं। वार्ड का मतलब ये होता है हम एक पॉपुलेशन को हिसाब से वार्ड बना देते हैं, इतनी वोट इनकी है तो ये एक ब्लॉक बन गया। उस वार्ड के अकॉर्डिंग मेंबर्स की संख्या होती है, मान लो 20 वार्ड बना दिए तो क्या 20 मेंबर होंगे? जैसे हम हरियाणा का एक बेसिक सा डेमोग्राफिक एक जानकारी मैं दे देता हूँ। हरियाणा में 22 डिस्ट्रिक्ट है, 6800 के करीब गांव हैं, 6 डिवीजन्स हैं मोटा मोटी, तकरीबन 143 के करीब कुछ ब्लॉक्स हैं जो ये अपने ये होते हैं। तो इस हिसाब से ही पूरे जो एरिया को, जो हमने एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक को, हम एक गांव में जैसे मिनिमम 6 पंच होने चाहिए शायद अभी प्रेजेंट एक्ट के हिसाब से। तो पूरे गांव को मान लो अगर वो गांव के वोट हैं 2000 एक फ़र्ज़ के तौर पर, और हमको चाहिए कि भाई 400 वोट मिनिमम आने चाहिए, 400 वोट का एक पंच बनेगा, तो 6 चौके 2400, तो वो फिर उससे कम वो हम उसको 6 पूरे गांव को 6 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं वार्डों में। ऐसे ही ब्लॉक लेवल पे हम 3-4 गाँव को ऐसे डिवाइड कर देंगे एक बड़े रीजन में। कई बार अगर कोई बड़ा गाँव होता है तो उसमें 2 ब्लॉक भी हो जाते हैं, 2 ब्लॉक देंगे, तो ऐसे इस बेसिस पे सेम। अच्छा, तो इसके बाद जिला समिति, जिला उसका चुनाव कैसे होता है? ये सेम प्रोसेस, जैसे गांव से बड़ा ब्लॉक हो गया, ब्लॉक के ऊपर फिर एक जिले को भी फिर हम कुछ 40 से 60 हिस्सों में बांट देते हैं पूरे डिस्ट्रिक्ट को। वहाँ से जो 40 या 60 जो लोग हैं वो जिला परिषद के मेंबर हो जाएंगे। फिर वो एक चेयरमैन चुनेंगे, वो चेयरमैन की वोटिंग वो जो चुने हुए लोग हैं वो डालेंगे, प्लस उनका एक MP और MLA वहाँ पे बैठे रहते हैं, जो मतलब उनके एक्स ऑफिशियो मेंबर होते हैं उस परिषद के, और एक IAS ऑफिसर जो है वो उसका मेन चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है। तो वो पूरा एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस में उनको वो चुन लिए जाते हैं। तो ये जिला का इनका थोड़ा सा और बता दीजिए, मतलब क्या क्या काम रहेगा जो जिला के मेंबर्स चुने जाएंगे? ब्लॉक के हमने डिस्कस करा कि ब्लॉक की कोई समस्या हो, जिले की भी सेम ही होगी मेरे ख्याल से। तो बेसिकली जो है ना, ओवरऑल डेवलपमेंट के नाम पे अगर हम कई बार आपने सुना होगा कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट ने उन 4 गाँवों को गोद ले लिया। हाँ, ये बहुत बार सुना कि फलां सांसद ने फलां गाँव को गोद ले लिया, ये चीज़ें करके। तो वो वहाँ से कुछ पैसा आएगा, वो पैसा आके वो उसकी जो पूरी देखरेख है वो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के थ्रू होगी, जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उसके थ्रू होगी। उसकी जो की इनपुट्स हैं वो जिला परिषद चेयरमैन से ली जाएंगी। कहने का मतलब अगर कोई ये जैसे मैं ग्रांट की बात कर रहा था, जी। वो तो इस तरीके से आएगा, जिला से, ब्लॉक से, फिर गांव में। जी। जो गांव के अपने फंड हैं, जो गांव के स्पेशल वो हमने डिस्कस करे थे अभी, जो उसको 2 तरह के फंड होते हैं, टाइड फंड, अनटाइड फंड। जो टाइड फंड होते हैं वो टाइड होते हैं ऊपर से किसी स्कीम के तहत। हाँ। अगर वो 200 किलो अनाज हमको आएगा, वही इस एक पर्टिकुलर स्कीम के तहत आएगा, वो हम किसी को भी नहीं बांट सकते, उसके कुछ प्रोविजन है। उसका गुलाबी कार्ड होना चाहिए, उसकी ये इनकम ये होनी चाहिए, फलना होनी चाहिए। वो कुछ एक अनटाइड फंड आ जाता है, वो अनटाइड फंड गांव का खुद का रेवेन्यू है, पंचायत का या किसी और चीज़ का गांव में। कहने का मतलब मैं एग्जांपल कई बार किसी गाँव को जैसे आदर्श गाँव बोलते हैं या कुछ और गाँव में कुछ अच्छी चीज़ें हुई तो उससे सरकार खुश होकर उसको कुछ पैसा देती है, ग्रांट देती है, तो वो इस तरीके से आएगा। जी, वो उस तरीके से आएगा। और सेम उसी तरह से जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कोई काम होना है
तो वो कई बार की कोई बड़ा स्टेडियम पास हो जाता है, हाँ। बड़ा अच्छा बड़ा स्टेडियम, वो कहने का मतलब ये बोल देते हैं कि भैया 30 गांव का स्टेडियम है आसपास के गांव जी का। जी जी वो एक स्टेडियम जो है, वो स्टेडियम कई बार एक गांव की ज़मीन में नहीं आता, वो 2 या 3 गांव की ज़मीन में आ जाएगा। तो वो जिला परिषद के जो वो डिस्कशन हो के वहाँ के उनकी की इनपुट लेकर के वो फाइनलाइज, मतलब कहने का मतलब जिला समिति ब्लॉक समिति से डिस्कशन करके गांव से उधर के गांव हैं उनके सरपंच से प्रॉपर डिस्कशन करके वो एक कॉमन डिसीजन लेते हैं ताकि गांव का विकास हो, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं जो गांव के डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी हैं। जैसे कोई नहर है, सड़कें हैं, अपना स्टेडियम है, लाइब्रेरी है, ये सारी चीज़ें। और कुछ मतलब जो आपका रहेगा कि कुछ चीज़ें इसके बारे में जो और कुछ की पॉइंट। वो जो की फीचर्स पूछ सकते हैं आप कि किसी भी बंदे को क्यों चुने। हाँ वो तो हाँ वो बात करेंगे अपन कि क्यों चुने, मतलब कैसे चुने, वो भी एक ही बात होगी कि कोई चुनाव हो रहा है तो क्या क्राइटेरिया रखें हम, मतलब क्या देखें कि भाई ये बंदा ठीक है, क्या क्या हमारे पढ़े लिखे लोगों के मुद्दे होने चाहिए, या फिर अनपढ़ लोग गांव में उनको हम एजुकेट कर सकें, जो लोग जानते हैं कि भाई इस मुद्दे पे आप वोट डालें, ये इस चीज़ के बारे में। पहले तो हमें कैंडिडेट की सेल्फ अवेयरनेस देखनी होती है, सेल्फ अवेयरनेस कि वो अगर जिला परिषद का मेंबर बनने जा रहा है तो उसको पता है कि जिला परिषद क्या है। बिल्कुल हाँ, वहाँ के स्ट्रक्चर के बारे में पता है कि क्या कल को डिसीजन लेने पड़ेंगे तो क्या कैसे लेगा, क्या उसको पता है, क्या अगर ब्लॉक समिति को उसको पता है कि ब्लॉक समिति क्या है, काम कैसे करती है, क्या जो हमारा सरपंच है उसको पता है कि गांव की पंचायत कैसे काम कर सकती है, ग्राम सभा क्या है। ग्राम सभा एक बहुत कन्फ्यूजन सा वर्ड है, वो सुनते बहुत हैं लेकिन उसका एग्जैक्ट मीनिंग किसी को नहीं पता होता। और ये ही चीज़ें हमको धरातल के ऊपर उतारनी है, तभी जा कर के हमारा जो एक सर्वांगीण विकास जो होता है ना, वो ओवरऑल डेवलपमेंट तभी हो पाएगा। सेल्फ अवेयरनेस की बात करी, उसके अलावा और क्या देख सकते हैं? उसके अलावा हम बंदे का एक मिनिमम क्वालिफिकेशन देख सकते हैं, बट सिर्फ ये तो निर्धारित ही कर दिया सरकार ने कि आपकी इतनी मिनिमम क्वालिफिकेशन है, फिर भी हम उनमें चुने हुए समय देख सकते हैं कि भाई ये बंदा ज़्यादा एजुकेटेड है, ये शिक्षा को ज़्यादा समझता है, ये शिक्षा के स्तर को गांव में बढ़ा सकता है, उस तरीके से देख सकते हैं। जी 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 बहुत सी चीज़ें होती हैं कि कई बार हमको जैसे जो कैंडिडेट्स का बैकग्राउंड प्रॉपर ड्यू डिलिजेंस जिसको बोलते हैं, तो वो हमको प्रॉपरली पता होना चाहिए, वोट करने से पहले उसका जो ये देख सकते हैं क्या कहीं क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं रहा है, किसी दूसरे गांव में वहाँ पर कोई समस्या इसने उत्पन्न की हो या इसकी छवि खराब हो, इस तरीके सारी चीज़ें। बिल्कुल पहले उसकी खुद की जो सेल्फ अवेयरनेस है वो क्यों चाहता है। और दूसरा एक सिंपल सा सवाल है कि उनको सिर्फ ये आंसर ना दे वो जो कैंडिडेट है कि मैं समाज सेवा करना चाहता हूँ, नहीं, ये समाज सेवा अब नहीं है, अब ये ड्यूटी है। अगर आपको इसको प्रॉपरली एक ड्यूटी के तहत करना है तो आप आइए, नहीं तो आप मत आइए। और मेरे ख्याल से बलविंदर जी होनी भी ड्यूटी चाहिए, क्योंकि जब एक संवैधानिक जो मैंने बताया था कि सेवक होता है, ग्राम सेवक, सरपंच या जो भी चुना जाएगा, तो वो एक ड्यूटी है, आप सेवा करिए, सेवा के भाव से ही आइए। बिल्कुल। और इसके बारे में हम और क्या देख सकते हैं, मतलब इसके अलावा ये जो आजकल आपने सुना कि पीने खाने वाली चीज़ें, ये लोग ज़्यादा देख रहे हैं आजकल। नहीं, ये तो मतलब एक तरह का वो हो गया कि हम मॉडर्न टाइम आ गया है कि तो मॉडर्न टाइम में हमको एक्चुअली आगे जाना चाहिए था, बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है हम पीछे जा रहे हैं। 1947 में 50s में जब देश आज़ाद हुआ था, लोगों के पास अनपढ़ता थी, मतलब उतने पढ़े लिखे लोग नहीं थे, लेकिन आज तो पढ़े लिखे लोग आ गए हैं। तो क्या वो जो हमारी पढ़ाई लिखाई है, तो क्या वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव चुनने में आ पा रही है या नहीं आ पा रही है, ये हमको सोचना ये एक बहुत ही मतलब डिस्कशन का बड़ा मुद्दा है। क्या हम पढ़े लिखे लोग इस चीज़ के बारे में मुद्दा चेंज कर पा रहे या नहीं कर पा रहे? क्या वही है जो अगर मैं डायरेक्ट ही बात कर लूँ देसी भाषा में, कई गांव वाले बोलते हैं कि भाई गांव में शराब चल रही है, गांव में ये चीज़ें चल रही हैं, अब दिवाली थी, धड़ल्ले से मिठाइयाँ बांट रहे हैं बंदे। तो इस तरीके की चीज़ें अगर हम एजुकेटेड लोग, मान लो मैं एजुकेटेड हूँ, मेरे गाँव मेरे घर में कोई आ रहा है ये चीज़ें लेके, तो मैं उसको डायरेक्टली मना कर सकता हूँ, भाई ये चीज़ें आप क्या कर रहे हो। ऐसे हर बंदा गाँव में, क्योंकि अब सब पढ़ते लिखते हैं बाहर भी, तो अपने घर में अपने घर वालों को समझाइए, इन चीज़ों को मना करेंगे तो मेरे ख्याल से वो चीज़ें अपने आप ही दूर हो जाएंगी और मुद्दा जो असली मुद्दा वो सामने आएगा। आज जो भी कैंडिडेट्स हैं वो अपनी कुछ स्पीच देते हैं, आप उन स्पीचों का निचोड़ निकाल के देखिए। उन स्पीचों में कोई भी जिला परिषद का मेंबर है या कोई ब्लॉक समिति का है या कोई सरपंच का है, तो वो जो स्पीच है उस स्पीच में क्या अगर इमोशनल अपील है ना, भाई मतलब मैं आपकी जाति का हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं ये हूँ, मैं गाँव का हूँ, ये वो है, तो उस अपील को छोड़ दीजिए आप।
उसके अलावा देखिए वो क्या बोलना चाह रहा है, उसके पास एक रोड मैप है क्या कोई डेवलपमेंट का, गांव को लेकर के, ब्लॉक को लेकर ब्लूप्रिंट है कि नहीं है? कुछ ब्लूप्रिंट है उसके माइंड में या नहीं है? अगर वो नहीं है तो वो कैंडिडेट नहीं है, वो टू द पॉइंट, मतलब जिस मतलब कहने का मतलब कई बार ये होता है कि जैसे मैं इलेक्शन में खड़ा हूँ मान लो, और मैं जो पिछला सरपंच था उसकी कमियां गिना रहा हूँ कि इसने ये नहीं किया, वो नहीं किया, ये नहीं किया, तो मेरे पास क्या रोड मैप है कि मैं चीज़ों को कैसे बनाऊंगा? मेरे पास इस चीज़ का पूरा स्ट्रक्चर होना चाहिए ताकि मैं पब्लिक को बताऊँ। ये चीज़ें मेरे ख्याल से गायब है। यही चीज़ हमको देखनी है कि इसके पास क्या है और क्या उसके अंदर कैपेबिलिटी है वो सब एग्जीक्यूट करने की। बोलने को तो मैं कल को खड़ा होकर के कहीं भी बोल दूं कि भाई मैं यहाँ, वादे तो बहुत होते हैं बड़े बड़े, हाँ, जो एग्जीक्यूट हो ही नहीं सकते। क्या हुआ तो उसको एग्जीक्यूट होने का भी एक रियलिस्टिक प्लान है उसके पास या नहीं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है। तो ये सब चीज़ें, ये बहुत मेजोरिटी की जो हमको बिल्कुल माइन्यूटली देखनी होगी। हम देख पाएंगे तो हमारा जो चीज़ें आने वाली चीज़ें वो अलग तरह से काम करेंगी। अब हमको युवाओं को खास तौर पर के इमोशनली ब्लैकमेल बड़ा इजीली कर दिया जाता है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से बहुत ज़्यादा ऐसा भ्रामक प्रचार हो हम सोशल मीडिया में एंगेज इतने हो चुके हैं कि हम चीज़ें गांव में 4 बंदे बैठ कर डिस्कशन नहीं करते आजकल की सरपंच कैसा हो। वहाँ बातें सब लोग अपने फ़ोन्स में या व्हाट्सएप ग्रुप में बातें हो रही कि सरपंच की या जो चीज़ें दारू पहुँची नहीं पहुँची ये चीज़ें, तो असली मुद्दा तो मतलब हम डिस्कशन कर ही नहीं पाते सोशल मीडिया के कारण भी ज़्यादा ये। जी। और दूसरा सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि कोई भी कैंडिडेट्स, मतलब इलेक्शंस जो है ना एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस है। मुझे कोई एक्चुअल में अधिकार है ही नहीं आपसे ये पूछने का कि आप किसको वोट कर रहे हो। ये बिल्कुल भी नहीं है, गुप्त रूप से मैं वोट करूँगा। आप वोट करके आइए। तो जो किसी को सपोर्ट कर रहा है या किसी आप पार्टी ए को सपोर्ट कर रहे हो या पार्टी बी को कर रहे हो, तो दूसरे के साथ झगड़ा करने का, दूसरे के साथ बहस करने का ये कोई इशू नहीं है। ये बिल्कुल नॉन इश्यूज़ हैं। इन सब से हमको बचना है। अगर हमको अपनी एज ए सोसाइटी भी अगर हमको अच्छा होना है तो हमको इन चीज़ों से बचना ही पड़ेगा। जो कैंडिडेट्स या जो इस तरह के एलिमेंट्स जहाँ पर हैं उनको बिल्कुल साफ तौर पर हमारा मैसेज होना चाहिए कि आप बिल्कुल मैदान से हट जाइए, आपका कोई स्थान नहीं है इस जगह पर के। शांतिपूर्ण माहौल में सही तरीके से इलेक्शन हो और उस इलेक्शन में हर कोई पार्टिसिपेट करे, मैक्सिमम पार्टिसिपेशन हो, बिना किसी हवा के, बिना किसी इमोशनल अपील्स के आप लोग जाइए और हमको अपना कैंडिडेट का चुनाव करना चाहिए। तो ये कितनी महत्वपूर्ण बातें हमने बलविंदर भाई जी के साथ करी है, और ये हम सब का दायित्व बनता पढ़े लिखे लोगों का, छात्रों का, कि जो बदलाव लेके आना है ग्राम पंचायतों में, स्ट्रक्चर में, देश के विकास में, तो वो हम सबको ही करना है। और ये चीज़ें जो ये लेक्चर है या फिर हम डिस्कशन गांव में आजकल बैठ कर करें, ये वीडियो आप सब छात्रों में या फिर अपने जो भी खास बंदे हैं या फिर अपने कॉन्टेक्ट्स में सब जगह शेयर करें, क्योंकि ये जो मुद्दा है अभी चल रहा है, अभी इलेक्शंस हैं, तो सबको पता होनी चाहिए ये सारी चीज़ें, क्या क्या ज़रूरतें हैं, क्या क्या पैरामीटर्स हैं जिन पे चुनाव होगा। तो जब युवाओं को इस चीज़ के बारे में पता होगा तो वो जाके गांव में डिस्कशन आपस में करेंगे, सरपंच से पूछेंगे, जो सरपंच का चुनाव लड़ रहे जो कैंडिडेट्स हैं, तो जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आंसर भी अच्छा ही निकल के आएगा। तो इतनी महत्वपूर्ण चर्चा बलविंदर जी ने हमारे साथ करी। बलविंदर जी कुछ और रह तो नहीं गया? अब वो आप देख लीजिए, अभी तो कुछ दिन मेरे ख्याल से चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। बड़ी ही कहने का मतलब सार्थक चर्चा रही है, और आप सब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम इस कड़ी में लगातार आपके रूबरू करवाएंगे बुद्धिजीवियों को, उनके साथ एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर टॉक करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।